हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉनसून के बारे में डिस्कस करेंगे। ये समझेंगे कि इस शब्द का अर्थ क्या है, ये शब्द उत्पन्न कहाँ से हुआ, दुनिया के कौन-कौन से हिस्सों में मॉनसून पाया जाता है या मॉनसून की परिघटना विद्यमान रहती है तथा मॉनसून को भारत में दक्षिण एशिया में प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। तो जैसा कि आप लोग संभवतः इस शब्द से परिचित होंगे, मॉनसून शब्द का आशय कई रूपों से लगाया जाता है। कई परिघटनाओं को संयुक्त रूप से परिभाषित करने के लिए इस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। कई लोगों के लिए मॉनसून शब्द जो है ये ऋतु का नाम है, सीजन का नाम है। कुछ मॉनसून को हवा मानते हैं, कुछ मॉनसून को वर्षा मानते हैं। हम भी कहते हैं कि मॉनसूनी बारिश शुरू हो गई है या मॉनसून का मौसम आ गया है या मॉनसूनी हवाएं चल रही हैं। तो वास्तव में मॉनसून है क्या? मॉनसून वैसे तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से निकला है, जिसका अर्थ हुआ ऐसी हवाएं जो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती। मलयाली भाषा में भी मॉनसून शब्द का इसी अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ऐसी हवाएं जो अपने साथ वर्षा लेकर के आती हैं। वास्तव में मॉनसून, अगर हम विशुद्ध रूप से जियो फिजिकल दृष्टि से देखें, भूभौतिकी की दृष्टि से देखें, तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं, बल्कि इन तीनों को मिला करके इन तीनों पर प्रभाव डालने वाली, अर्थात ऋतु पर, वर्षा पर और हवा पर प्रभाव डालने वाली एक ऊर्जा है। मॉनसून इज अ एनर्जी विच brings rainfall that causes a season in India। तो इसी संदर्भ में हम इसको समझते हैं कि मानसून मूलतः एक ऊर्जा है। और ये ऊर्जा प्राप्त कहाँ से होती है? तो हम जानते हैं कि जब हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं तो वो अपने साथ ऊष्मा लिए रहती हैं, और यही फिनोमिना मानसून के साथ भी काम करता है। जब मानसूनी हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, खासकर जब ट्रेड विंड्स जब मिलती हैं, जहाँ पर व्यापारिक पौने मिलती हैं, और वहाँ से जब ये ऊर्जा का रूप लेकर के समुद्र में आगे बढ़ती हैं, गर्म होने के कारण जब ये संवहनी तरंगों के रूप में ऊपर उठती हैं तो वो ऊर्जा के रूप में होती हैं, और उसी ऊर्जा के फलस्वरूप वायु का प्रवाह होता है। और चूंकि ये समुद्र के ऊपर से प्रवाहित हो रही होती हैं, इसलिए वो वायु जो है अपने साथ आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। जब वो आर्द्रता युक्त वायु धरातलीय क्षेत्रों पर, स्थलीय क्षेत्रों पर पहुंचती है तो वर्षा कराने लगती है, और उसके कारण जिस ऋतु का आगमन होता है उसे हम मानसून ऋतु के नाम से जानते हैं। मानसून यद्यपि सबसे व्यवस्थित तरीके से दक्षिण एशिया में विकसित पाई पाई जाती है या देखी जाती है। दक्षिण एशिया से हमारा आशय भारतीय उपमहाद्वीप से है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर मानसून की परिघटना विद्यमान रहती है। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी मानसून की परिघटना होती है, और इसे हम देख सकते हैं। ये चीन के पूर्वी हिस्से में या ईस्ट एशिया जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर मानसूनी हवाएं वर्षा कराती हैं और यह परिघटना पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में भी इस तरह की घटनाएं, परिघटनाएं विद्यमान रहती हैं, जलवायु घटनाएं विद्यमान रहती हैं, जिनको हम मानसून कहते हैं। ऐसा ही हम देखते हैं कि मध्य पश्चिम अफ्रीका और अफ्रीका के मध्यवर्ती दक्षिणी भाग में ये मानसूनी हवाएं पाई जाती हैं। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, पैराग्वे में, उरुग्वे में भी मानसूनी हवाओं का प्रभाव देखा जाता है। साथ ही साथ उत्तरी दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में मानसून की परिघटना पाई जाती है। सिर्फ यही नहीं, उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी तटवर्ती इलाका है, वहाँ पर भी मानसून की हवाएं विद्यमान रहती हैं। मानसून की जलवायु अपना प्रभाव दिखाती है, और इसके साथ साथ मध्य यूरोप के कुछ भागों में भी मानसून की परिघटना को ऑब्जर्व किया जाता है। अब हमने देखा कि मानसून की परिघटना दुनिया के लगभग
सभी हिस्सों में, सभी कोनों में पाई जाती है। और जब स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं कि पृथ्वी पर स्थल और जल का वितरण अलग-अलग है, असमान है और विविध प्रकार की स्थलाकृतिय विभिन्नताएं भी यहाँ पर विद्यमान हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हर हिस्से में मानसून को या कहीं किसी भी प्रकार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भी अलग-अलग होंगे। तो हम उन कारकों की पड़ताल करते हैं जो दक्षिणी एशियाई हिस्से में मानसून को प्रभावित करते हैं, अर्थात हम भारतीय मानसून के को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो भारतीय मानसून, जैसा कि आप इस मानचित्र में देख पा रहे होंगे, कि मूलतः हिंद महासागर से उत्पन्न होता है और भारत की तरफ, भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ प्रवाहित होता है। तो इस मानसून के की परिघटना को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? तो शुरुआत में जो प्रारंभिक विद्वान थे, मध्यकालीन भी और 18वीं सदी की शुरुआत तक जो विद्वान थे, उन्होंने माना कि ये सिर्फ तापीय उष्मन के कारण ऐसा होता है। तापीय उष्मन से उनका आशय था कि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है तो वहाँ का तापमान काफ़ी गर्म हो जाता है, जिसके कारण हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठने लगती हैं और वहाँ निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। उस निम्न दाब की ओर समुद्र से हवाएं आकर्षित होती हैं और चूंकि वो समुद्र से आती हैं इसलिए आर्द्रता युक्त होती हैं, जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा की परिघटना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन अगर सिर्फ यही एक कारण रहता तो प्रतिवर्ष एक समान वर्षा होनी चाहिए थी। ऐसा होता नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तापीय उष्मन के अलावा और भी कारक हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। तो उन कारकों की जब पड़ताल करने का प्रयत्न करते हैं तो हम पहले तो दो भौतिक भू-आकृतिक कारकों को देखते हैं। एक तिब्बत का पठार जो भारत के उत्तर में स्थित है। तिब्बत की स्थिति आप जानते हैं, आज ये चीन का एक हिस्सा है और तिब्बत का जो पठार है ये 4000 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक ऊंचा है और चूंकि पूरी तरह से चट्टान से ये निर्मित है, तो जब गर्मी के दिनों में यहाँ पर धूप पड़ती है तो यह चट्टानें काफ़ी गर्म हो जाती हैं। चट्टानें गर्म होती हैं, ऊंची चट्टानें जब गर्म होती हैं तो ये अपने ऊपर की वायु को और ऊपर उठा देती हैं, जिसके कारण ऊपरी वायुमंडल का परिसंचरण इनसे प्रभावित होता है और निम्न दाब का जो गर्त होता है उसकी भी शिफ्टिंग होती है उत्तर की ओर। तो तिब्बत का पठार एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है जो इसे नियंत्रित करता है मानसून के परिघटना को। तिब्बत के पठार की क्रियाविधि को समझना इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि तिब्बत संयुक्त रूप से कई कारकों को प्रभावित करता है, जिसमें से जेट स्ट्रीम जो है वो तिब्बत से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती हैं। जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली ऊपरी वायुमंडल में बहने वाली हवाएं हैं जो 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रवाहित होती हैं। इनकी स्पीड 110 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक की होती है। जब तिब्बत का पठार गर्म हो जाता है तो तिब्बत का पठार गर्म होने के कारण अपने समीपवर्ती क्षेत्र से इसका तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा हो जाता है और जिसके कारण हवाएं वहाँ से ऊपर उठती हैं और वहाँ पर गर्त का निर्माण होता है। जबकि उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में जब वहाँ से तिब्बत के पठार जो कि लगभग 45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, वहाँ से जब बाहर की ओर जब जेट स्ट्रीम निकलती है तो यहाँ पर प्रतिचक्रवातीय दशाएं होती हैं और यहाँ पर जब जेट स्ट्रीम ठंडी होकर के नीचे की ओर उतरती है तो 90 डिग्री देशांतर के समीप ये अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है और ये पूर्वी जेट स्ट्रीम के रूप में 8 से 10 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश के मध्य भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर प्रवाहित होती है, जिसका भारत के मानसून पर प्रभाव पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि जेट स्ट्रीम दो प्रकार की हैं। एक पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो तिब्बत के पठार के ऊपर प्रवाहित होती है और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के समीप वो अपनी दिशा परिवर्तित करके 8 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर भारतीय प्रायद्वीप पर प्रवाहित होने लगती है। इसी तरह हम हिमालय पर्वत की स्थिति को भी देखते हैं। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है और यह जो नया पर्वत है, ऊंचा पर्वत है, ये दक्षिण से आने वाली आर्द्रता युक्त वायु को रोक देता है, जिसके कारण हम पर्याप्त मात्रा में वर्षा प्राप्त कर पाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये उत्तर से आने वाली साइबेरिया से ठंडी हवाओं को भी रोकता है, जिसका प्रभाव हमारे जलवायु पर दिखता है और हम उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में ही
वर्ष पर्यंत रह पाते हैं। अगर ये हिमालय का पर्वत नहीं होता तो हमारे यहाँ इतनी वर्षा भी नहीं होती और हमारे यहाँ ठंडी के दिनों में साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं बड़े कड़ाके की ठंड की स्थिति क्रिएट कर देती। और अ, हिमालय और तिब्बत का पठार ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण हैं भारत के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में। एक अन्य कारक जो भारत में स्थित नहीं है लेकिन भारत की जलवायु को बड़ी प्रमुखता से प्रभावित करता है वो है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ को समझने के लिए हम ये जानें कि पश्चिमी विक्षोभ वास्तव में उत्पन्न कहाँ से होता है। तो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर और यूरोप महाद्वीप के नीचे मध्य में एक सागर है जिसको हम भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। भूमध्य सागर में वायुमंडलीय अस्थिरता की दशा को हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। जब यहाँ पे विक्षोभ का निर्माण होता है तो यह पूरब की ओर प्रवाहित होता है। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ अपेक्षाकृत निम्न दाब होता है। जब यहाँ से इधर की तरफ प्रवाहित होता है तो भूमध्य सागर से आने के कारण ऋतु के अनुसार इसमें आर्द्रता भी होती है और इसमें रूखापन भी होता है। पश्चिमी विक्षोभ भारत के सभी मौसमों में किसी न किसी रूप में प्रभाव डालता है, जिसे समझने के लिए हम इस रहे हैं जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया है। इस वीडियो में आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जब हमारे अर्थ प्लेनेट अर्थ जो है इसके अलग अलग हिस्सों में जो ये वाइट कलर के पैसेज आप देख रहे हैं ये क्लाउड्स हैं और अन्य हिस्से में क्लाउड्स नहीं है। इसका मतलब कि कुछ जगहों पे बारिश की संभावनाएं हैं, कुछ जगहों पे नहीं है। ये जो फिनोमिना आप देख रहे हैं ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ पे जो हवाएं लाल रंग की आपको दिखाई दे रही हैं ये गर्म हवाएं हैं जो भारतीय उत्तरी गंगा के मैदान और नर्मदा के ऊपर के हिस्से में प्रवाहित हो रही हैं और जिसके कारण आप देख रहे हैं कि 27/5 का ये वीडियो है 27 मई का। और उस दौरान बड़ी तेज लू और गर्मी भारत में चल रही थी और इस दौरान दक्षिण अरब सागर में निम्न दाब का केंद्र निर्मित हुआ और हम देख रहे हैं कि दक्षिण की तरफ से जो हवाएं अब हैं वो उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सूरज शिफ्ट हो गया है और इस वीडियो में जो नेचुरल फिनोमिना है उसको हम देख पा रहे हैं। इसके कारण वार्निंग इशू करनी पड़ी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कि टेम्परेचर राजस्थान में, दिल्ली में, उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हिसार में तो तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। तो इस तरह हम देख पाते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ का फिनोमिना किस तरह भारत में काम करता है। जेट स्ट्रीम के बारे में अब तक हम समझ चुके हैं। एक जो फिनोमिना है एनसो, अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन और अल नीनो लॉ नीनो, इन दोनों को हम एक साथ समझने का प्रयत्न करते हैं। एनसो क्या है? तो ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को हम दो गोलार्धों में स्पष्ट रूप से बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ऐसा ही हम इसके पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के रूप में भी सब बांट सकते हैं, इसे बांटा जाता है। ये जो भारत के नीचे का जो हिस्सा है ये है हिंद महासागर का हिस्सा और इसके इधर की तरफ जब जैसे जैसे आप बढ़ते हैं तो आप प्रशांत महासागर की ओर पहुंच जाते हैं। जब प्रशांत महासागर में उच्च दाब होता है तो उसके सापेक्ष हिंद महासागर में निम्न दाब होता है और तब हवाएं प्रशांत से हिंद की ओर प्रवाहित होती हैं। अगर इसका उल्टा हुआ यानी कि हिंद महासागर में उच्च दाब हुआ और प्रशांत महासागर में निम्न दाब हुआ तो हवाएं इधर से इधर की तरफ प्रवाहित होंगी। यानी कि यह पेंडुलम की तरह कभी इधर शिफ्ट करता है और इसी शिफ्टिंग को हम ऑसिलेशन कहते हैं, दोलन कहते हैं। तो ये जो दोलन है वायु दाब का, ये मूलतः जुड़ा हुआ है अल नीनो नाम की एक जलधारा से। अल नीनो जलधारा दक्षिण अमेरिका जो है, ये दक्षिण अमेरिका आप देख पा रहे होंगे, इस दक्षिण अमेरिका के तटवर्ती इलाके पेरू में एक करंट बहा करती है, ठंडी करंट, जिसको हम हम्बोल्ट करंट के नाम से जानते हैं। उस करंट में जब वो करंट जब प्रवाहित होती है
तो वहाँ का टेम्परेचर सामान्य रहता है जैसा कि वर्ष पर्यंत पाया जाता है, लेकिन 5 से 7 वर्षों के अंतराल पर कुछ स्थलाकृतिक कारकों के कारण, कुछ मौसमी बदलावों के कारण और कुछ पूरे ग्लोबल फिनोमिना के कारण उसमें परिवर्तन होता है और वहाँ पर हम्बोल्ट का स्थान एक गर्म जलधारा ले लेती है जिसको हम अल नीनो कहते हैं। अल नीनो वैसे स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शिशु, चाइल्ड, मेल चाइल्ड, शिशु, मेल चाइल्ड। और ला नीना जब जो उसको रिप्लेस करती है धारा, उसको हम ला नीना कहते हैं जिसका अर्थ है फीमेल चाइल्ड। चूंकि ये दिसंबर के आखिरी सप्ताह के लगभग उत्पन्न होते हैं तो इसको क्रिसमस या ईसा मसीह से भी जोड़ा जाता है। तो जब अल नीनो वहाँ पर उत्पन्न होती है यानी कि पेरू के तट पर, तो प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ जाएगा तो वायु दाब कम हो जाता है, इसलिए हिंद महासागर से हवाओं का शिफ्टिंग प्रशांत की तरफ हो जाता है और ये दोलन भारत में आने वाले मानसून को कमजोर कर देता है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है NITCZ, उत्तरी अंतःकटिबंधीय अभिसरण पेटी, नॉर्दर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये जो विषुवत रेखा का हिस्सा है, यहाँ पर सन्मार्गी पवनें आकर के मिलती हैं। वर्ष भर चूंकि ये गर्म रहता है और गर्म रहने के कारण यहाँ पर निम्न दाब का केंद्र रहता है, तो उत्तर से आने वाले भी पवनें और दक्षिण से आने वाली पवनें भी यहाँ आकर के मिलती हैं। जब ये पवनें यहाँ पर मिलती हैं तो उनका वो अभिसरण क्षेत्र कहलाता है। जैसे जैसे सन का अपेरेंट मूवमेंट होता है उत्तर की ओर, तो ये हवाएं भी, ये पेटी भी उत्तर की ओर खिसकती है। अगर सन का मूवमेंट दक्षिण की ओर हुआ तो ये पेटी दक्षिण की ओर खिसकती है। जब सन उत्तर की ओर जाता है, सूर्य उत्तर की ओर जाता है, तो तब हम इसे कहते हैं कि ITC-Z का स्थानांतरण उत्तर की ओर हो गया है और उसे ही हम NITCZ कहते हैं। और जहाँ पर ITC-Z का निर्माण होता है वहाँ पर निम्न दाब का केंद्र होता है। जहाँ निम्न दाब का केंद्र होगा तो स्वतः ही हवाएं वहाँ पर तेजी से सभी ओर से आएंगी, वहाँ पहुँचेंगी। यहाँ पर एक फिनोमिना मैं आपको याद दिलाऊंगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इस घूर्णन के कारण वहाँ पर कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है और जब विषुवत रेखा पार कर हवाएं उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो कोरियोलिस बल के कारण अपने दाहिने मुड़ जाती हैं। जब अपने दाहिने मुड़ती हैं यहाँ से, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचते हैं और यहाँ पर मॉनसून दो शाखाओं के रूप में विभक्त हो जाता है, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब जब बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो वर्षा होती है वो पूर्वोत्तर भारत और बर्मा इत्यादि देशों की तरफ होती है और जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा वर्षा कराती है ये केरल में, कर्नाटक में, गोवा में, महाराष्ट्र में, नर्मदा की घाटी और यहाँ पाकिस्तान की तरफ कराची होकर के भी इसी की शाखा प्रवेश करती है। तो यह स्पष्ट रूप से दो अलग अलग धाराएं दिखती हैं और भारत की जो ज़्यादातर वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। जब शीत ऋतु में ठीक इसका विपरीत होता है। साइबेरिया की उच्च भूमि पर उच्च दाब का केंद्र बन जाता है और हवाएं अपनी ऋतु बदल लेती हैं और जब हवाएं अपनी ऋतु बदलती हैं तो यहाँ पर जब गंगा का मैदान अब निम्न दाब का केंद्र नहीं रह जाता है बल्कि बंगाल की खाड़ी निम्न दाब का केंद्र बन जाती है और हवाएं यहाँ से इधर की तरफ आती हैं और फिर यहाँ पे कोरियोलिस बल काम करता है और कोरियोलिस बल के कारण हवाएं अपने पथ के दाहिनी ओर मुड़ती हैं। इसलिए आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में, तमिलनाडु में, दक्षिणी कर्नाटक में और केरल में दिसंबर और जनवरी के महीने में वर्षा होती है। उस समय वर्षा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी होती है यदा-कदा, लेकिन उसका कारण पश्चिमी विक्षोभ होता है, जबकि तमिलनाडु और केरल की वर्षा का कारण लौटता हुआ मानसून होता है, जिसको हम शीतकालीन मानसून कहते हैं। इस वर्ष जो मानसून का विकास होगा, जो बढ़ोतरी होगी उसे हम
इस फिगर के द्वारा देख सकते हैं। यह चित्र इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से लिया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि हरी जो रेखाएं हैं ये वास्तविक रूप से मानसून के पहुंचने की तिथि को बता रही हैं कि 24 मई के लगभग अंडमान निकोबार में मानसून पहुंच गया था और अब 30 मई को केरल के समीप भी मानसून प्रवेश कर गया है और इस साल मौसम वैज्ञानिकों की उम्मीद है कि मानसून सामान्य रहेगा। उत्तर प्रदेश के इलाकों में 20 जून के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। 25 जून के लगभग दिल्ली और उसके समीपवर्ती इलाकों में मानसून पहुंच जाएगा और जो सबसे अंत में जो हिस्सा मानसून से आच्छादित होगा वो है पूर्वी राजस्थान का हिस्सा, जहां पर 5 जुलाई के आसपास मानसून पहुंचेगा और 8 जुलाई के लगभग पश्चिमी राजस्थान में मानसून पहुंचेगा। लेकिन हम जानते हैं कि वहां पे अरावली चूंकि उनके समानांतर है, इसलिए पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है और वहीं पर हमारा भारत का तप्त मरुस्थल थार का मरुस्थल भी स्थित है। जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, यह चार्ट पिछले 115 सालों के रेनफॉल डाटा को शो कर रहा है कि किस मंथ में कितनी बारिश भारत में होती है। आप देख रहे हैं कि सबसे जो ऊंचे कॉलम्स हैं वो जुलाई और अगस्त के महीने में है। तो जो भारत की मुख्य वर्षा होती है वो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 4 महीनों तक ही सिमट करके रह जाती है। यद्यपि भारत का जो औसत वर्षा का औसत है वो 160 सेंटीमीटर के लगभग है, लेकिन हम देखते हैं कि उनका जो प्रसार है सिर्फ इन्हीं 4 महीनों के लगभग है और ज़्यादातर महीने 8 महीनों में बहुत कम वर्षा होती है, नाम मात्र की वर्षा होती है, वो भी क्षेत्रीय स्तर पर उसमें बहुत असमानता पाई जाती है। तो इस लेक्चर में हमने ये जाना कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उन्हें इंक्वायर कर सकते हैं। आई विल हैप्पी टू आस्क आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।